अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, मैं खालिद सर हूँ इसके क्लासेस से। तो बेटा आप जानते हो कि आज हम एक सीरीज़ आपके लिए लाए हैं, एक्सपेक्टेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम्स ऑफ क्लास 12th। तो मैं आपके सामने बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पोर्शन डिस्कस करूँगा। तो उसमें मैंने कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। चैप्टर 1 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देंगे और उनका सॉल्यूशन भी हम थोड़ा सा देखेंगे बोर्ड ओरिएंटेड। तो मैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने बेटा डिस्कस करूंगा। तो ये पहले चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है बेटा, दैट्स हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा, तो बोर्ड पे लिखा है, what is the difference between SN1 and SN2 mechanism। तो बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो SN1 और SN2 मैकेनिज्म में हमें डिफरेंस आनी चाहिए। तो बेटा अगर हम बात करेंगे SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म की, SN2 मैकेनिज्म और यहां पर हम लिखेंगे बेटा SN1 मैकेनिज्म। तो SN2 मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म कहां पे होता है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेटा, जहां भी न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं तो वहां पे बेटा ये दोनों मैकेनिज्म ऑपरेट होते हैं। और भी कुछ मैकेनिज्म है लेकिन आपके लिए यही दो इंपॉर्टेंट है। यहां पे अगर हम देखेंगे बेटा, जो न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है, हम थोड़ा सा जनरल डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास कोई R बॉन्डेड टू लीविंग ग्रुप होगा, अगर यहां पर हम कोई न्यूक्लियोफाइल इसके सामने रखेंगे बेटा और ये लीविंग ग्रुप यहां से लीव करेगा, ये लीविंग ग्रुप बेटा यहां से लीव करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ जुड़ेगा और यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है दैट विल बी ऑलवेज आर बॉन्डेड विद न्यूक्लियोफाइल और ये लीविंग ग्रुप बेटा बाहर निकलता है। ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। और बेटा ये जो रिएक्शंस होती है, इन रिएक्शंस का पाथ ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन होती कैसे है, तो जनरली अगर हम बात करेंगे बेटा ये दो पाथ से होती है, यानी पाथ मींस ये दो मैकेनिज्म से होती है। तो पहला मैकेनिज्म जो होता है दैट विल बी ईदर SN2 मैकेनिज्म और इट विल बी SN1 मैकेनिज्म। लेकिन ओवरऑल क्या करना है ऐसे रिएक्शंस में, दीज आर वेरी फेमस रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसे रिएक्शंस में हमें बेटा क्या करना है, ऐसे रिएक्शंस में सिंपली हमें लीविंग ग्रुप को बाहर करना होता है और हमें न्यूक्लियोफाइल को जोड़ना होता है। तो ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इसमें से अगर हम देखेंगे इस मैकेनिज्म से ये दो पाथ होती है, या तो SN2 मैकेनिज्म से जाएगी रिएक्शन या SN1 मैकेनिज्म से जाएगी। तो हम बेटा इनको डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज। तो अगर बात करेंगे बेटा SN2 मैकेनिज्म की, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पॉइंट नंबर 1 बेटा, आप लिखोगे इसको। तो SN2 का मतलब क्या होता है, SN2 मीन्स सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर, यानी SN2 मीन्स सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। ये इस मैकेनिज्म का मीनिंग होता है बेटा। उसके बाद इसमें क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए R बॉन्डेड टू लीविंग ग्रुप। लेकिन अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे ये लीविंग ग्रुप X होता है और यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल हम जोड़ेंगे बेटा, इस मैकेनिज्म में कैसा होता है, इस मैकेनिज्म में कैसा अप्रोच करता है न्यूक्लियोफाइल। इस मैकेनिज्म में बेटा ये जो X है, आप जानते हो ये CX बॉन्ड जो होता है हेलो अल्केन्स में, इट इज ए पोलर बॉन्ड। पोलर क्यों होता है, हेलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स देन कार्बन। तो यहां पे बेटा इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज प्रेफर टू सिटे ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पोलैरिटी डेवलप होगी। सो दिस कार्बन, ये जो यहां पे कार्बन होगा, R मींस कार्बन, ये जो कार्बन चेन होगी, यहां पर जो CX बॉन्ड होगा,
इस कार्बन के ऊपर बेटा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। उस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने को, इस कार्बन को हम बोलेंगे इट इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। इलेक्ट्रोफिलिक मींस इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे बेटा न्यूक्लियोफाइल एक ही सिटअप में, सिंगल सिटअप में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। बैक साइड से अटैक क्यों करेगा? क्योंकि मेरे बेटे आप जानते हो यह बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, इसके पीछे होगा बेटा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा स्टार, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिस इज द मेन रीजन, दैट्स व्हाई न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द बैक साइड। एंड इन दिस मैकेनिज्म देयर इज ओनली वन स्टेप, इट इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स इसको हम कंसर्टेड मैकेनिज्म बोलते हैं, एक ही स्टेप में, यानी SN2 मैकेनिज्म में बोथ बॉन्ड ब्रेकिंग एज वेल एज बॉन्ड मेकिंग ऑकर साइमल्टेनियसली। तो बेटा यहां पे क्या होगा, यहां पे एक स्टेट बनेगी और इसको धीरे धीरे न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा बेटा। और यहां पे ये जो X है लीविंग ग्रुप, ये लीविंग ग्रुप की तरह बेटा यहां बाहर निकलेगा, तो इस पे भी आएगा डेल्टा नेगेटिव। तो ऐसे स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट ये क्या होता है, यहां पर कार्बन पेंटावैलेंट हो जाएगा, यानी कार्बन के साथ यहां पे 5 बॉन्ड आएंगे बेटे। तो इसीलिए ट्रांजिशन स्टेट इज एक्सट्रीमली लेस स्टेबल। तो लेस स्टेबल होने के कारण इसका लाइफ टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है। तो उसके कारण बेटा ये क्या करेगा, तो ये तुरंत लीविंग ग्रुप को बाहर करेगा और यहां पे बेटा न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। तो इसी पाथ ऑफ रिएक्शन को, इसी मैकेनिज्म को हम SN2 मैकेनिज्म बोलते हैं। तो यहां तक मैं जल्दी से बोलूंगा, आपको कितने पॉइंट्स याद रखने हैं इस SN2 मैकेनिज्म के बारे में। सबसे पहले आप याद रखोगे SN2 मींस सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर। उसके बाद आपको याद रखना है इन SN2 मैकेनिज्म बोथ बॉन्ड ब्रेकिंग एज वेल एज बॉन्ड मेकिंग ऑकर साइमल्टेनियसली। तो बेटा दोनों चीज एक साथ होते हैं इसमें, जैसे बॉन्ड ब्रेक होता है उसी टाइम दूसरा बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। और उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है बेटा, SN2 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल जब जुड़ता है दैट ऑलवेज अटैक्स फ्रॉम द बैक साइड। तो कोल्यूजन थ्योरी के अनुसार बेटा फ्रंट साइड से न्यूक्लियोफाइल कभी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग इज प्रेजेंट एट द बैक साइड ऑफ दिस X। तो इसीलिए यहां से एंटी बॉन्डिंग में न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है और यहां से X धीरे धीरे बाहर निकलता है, बनती है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट इज लेस स्टेबल और यहां पर लीविंग ग्रुप तुरंत बाहर निकलता है और न्यूक्लियोफाइल बेटा जुड़ता है। उसके बाद बेटा ध्यान दो आप, उसके बाद मेरे बच्चों अगर हम देखेंगे तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से जुड़ता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, SN2 मैकेनिज्म में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2 मैकेनिज्म। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है वो SN2 मैकेनिज्म को बेटा फेवर करता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही एंटी बॉन्डिंग में अटैक कर सकता है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, आप सिंपली याद रखो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वो होता है मेरे बच्चों जिसके पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी ऑल नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स बिहेव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स। तो उसके बाद हम क्या इसमें याद रखेंगे, हमने देखा कि एक ही स्टेप में होता है, यहां पर जो X होगा बेटा और यहां पर न्यूक्लियोफाइल जो जुड़ेगा ये एक ही स्टेप में होगा। यहां पर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ये धीरे धीरे बाहर निकलेगा, यहां से धीरे धीरे नया बॉन्ड बनेगा न्यूक्लियोफाइल के साथ, ये ट्रांजिशन स्टेट होगी। फाइनली क्या बनेगा बेटा, R बॉन्डेड टू न्यूक्लियोफाइल। तो ये एक ही स्टेप में होता है, इसीलिए इस रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप यही होता है। तो ये होगा इस रिएक्शन का RDS। In rate kinetics is given by this step because chemical kinetics is applied only for the rate determining step. तो अगर kinetics के अनुसार देखेंगे बेटा इसकी रेट, तो रेट ऑफ SN2 क्या होता है, that will be K times concentration of R bonded to X power 1 और न्यूक्लियोफाइल की concentration power 1।
तो अगर इस रिएक्शन का हम ऑर्डर की बात करेंगे, ऑर्डर विल बी 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। आपने केमिकल काइनेटिक्स में सीखा होगा, मॉलिक्यूलरिटी विल बी आल्सो 2। तो आप तीसरा पॉइंट याद रखोगे बेटा, SN2 मैकेनिज्म जो होता है, इट इज ए सेकेंड ऑर्डर एंड बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये क्या होती है बेटा, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है और ये बेटा बाई मॉलिक्यूलर होती है, इसीलिए ये 2 हम यहां पे यूज करते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस मैकेनिज्म एज SN2 मैकेनिज्म। इसीलिए बेटा हम इस मैकेनिज्म को बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म इसको इसीलिए बोलते हैं। एक सेकंड बेटा, SN2 मैकेनिज्म इसको इसीलिए बोलते हैं, सॉरी ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया। वेट, ओके बेटा, तो ये आ गया। सॉरी इसमें कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था। तो अब हम देखेंगे बेटा फर्दर पॉइंट्स इसमें क्या है। तो फर्दर पॉइंट्स जो मैंने इसमें डिस्कस करने हैं वो ये है कि मैंने बोला आपको इट इज सेकेंड ऑर्डर एंड बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। उसके बाद इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट बात करेंगे, दैट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। स्टीरियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर हम यहां पर देखेंगे बेटा, ये मैंने एक कंपाउंड लिया, यहां पर जुड़ा है X, तो यहां पर हम न्यूक्लियोफाइल जोड़ेंगे। हम जानते हैं बेटा कि न्यूक्लियोफाइल इसमें बैक साइड से अटैक करता है। जब बैक साइड से अटैक करेगा तो अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बेटा यहां पर क्या होता है, जब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करने का मतलब ये जो बॉन्ड्स है बेटा, दे विल चेंज देयर कॉन्फ़िगरेशन, दे विल चेंज देयर कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू रिपल्शन। यानी मेरे बेटे अगर इस काइरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन होगी R इज अ टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एट ए काइरल सेंटर, और ये जो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा बेटा, यहां इन बॉन्ड्स का इन्वर्जन हो जाएगा, यहां इन बॉन्ड्स का इन्वर्जन हो जाएगा। इन्वर्जन का मतलब तो यहां पे कॉन्फ़िगरेशन आएगी बेटा S। यानी अकॉर्डिंग टू स्टीरियोकेमिस्ट्री in SN2 mechanism there is 100% inversion, 100% inversion in the configuration, 100% inversion in the configuration। यहां पर बेटा कॉन्फ़िगरेशन का 100% इन्वर्जन होता है। यानी अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन R होगी तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी S। लेकिन कब, अगर इसकी CIP प्रायोरिटी और इस न्यूक्लियोफाइल की CIP प्रायोरिटी सेम होगी। तो बोर्ड के लिए बेटा इतना इसमें इंपॉर्टेंट है और इतना काफी है। तो अगर हम देखेंगे बेटा, एक एग्जांपल देखेंगे, सपोज मैंने एक मॉलिक्यूल दिया आपको, यहां पे X रखा मैंने, यहां पे कोई बॉन्ड है सपोज CH3, यहां पे H रखा मैंने, यहां पे D रखा। सपोज मुझे इसमें न्यूक्लियोफाइल जोड़ना है, तो मैंने यहां पे न्यूक्लियोफाइल लिया। अब ये न्यूक्लियोफाइल को सपोज करना है SN2 मैकेनिज्म, तो SN2 मैकेनिज्म में ये क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा और कॉन्फ़िगरेशन का क्या होगा, इन्वर्जन। इट इज काइरल सेंटर, स्टीरियोकेमिस्ट्री बिकम्स इंपॉर्टेंट। और यहां पे बेटा क्या बनेगा, आप कोई भी एक एक्सचेंज करोगे, मैंने इस H को यहां पे रखा, न्यूक्लियोफाइल को यहां पे जोड़ा, इस D को यहां पे रखा। दैट मीन्स अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन सपोज R आएगी तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन S आएगी बेटा। इसी को हम बोलते हैं there is 100% inversion in the configuration in SN2 mechanism। तो उसके बाद देखेंगे बेटा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। SN2 मैकेनिज्म में आप जानते हो बेटा कि जो लीविंग ग्रुप होता है और न्यूक्लियोफाइल होता है, ये एक ही स्टेप में होता है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, और यहां पे बनता है R बॉन्डेड टू न्यूक्लियोफाइल प्लस बाहर निकलता है लीविंग ग्रुप।
अब इसमें क्या करना है? अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, रोल ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट की बात करेंगे, हमारे पास दो प्रकार के सॉल्वेंट होते हैं। एक को बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और दूसरे को बोलते हैं बेटा, दूसरे को हम बोलते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं बेटा? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अगर हम देखेंगे इन सॉल्वेंट में से SN2 मैकेनिज्म फेवर कौन करेगा? SN2 मैकेनिज्म को फेवर करते हैं बेटा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, बिकॉज दे डू नॉट फेवर हाईली आयनाइजेशन। ये आयनाइजेशन को ज्यादा फेवर नहीं करते हैं, तो इसीलिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट आप याद रखोगे। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग एसीटोन होता है, DMF होता है बेटा, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, और होता है DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। तो SN2 मैकेनिज्म में हम जनरली ये सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो अगर हम देखेंगे बेटा न्यूक्लियोफाइल, तो मैंने बोला SN2 मैकेनिज्म में हम कौन सा न्यूक्लियोफाइल लेते हैं? वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। तो वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्यों लेते हैं? क्योंकि उसको एंटी बॉन्डिंग में अटैक करना होता है। और इसीलिए अगर हम नटशेल में लिखेंगे कि SN2 मैकेनिज्म में मैंने अभी तक इंपॉर्टेंट बातें क्या बोली बोर्ड के लिए। सबसे पहली बात मैंने बोली बेटा कि जो SN2 मैकेनिज्म होता है, इसका मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिक्यूलर। और ये 2 बायोमोलिक्यूलर क्या होता है वो मैंने देखा केमिकल काइनेटिक्स में, कैसे हम अप्लाई करते हैं इसको। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, SN2 मैकेनिज्म इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म दैट इज बोथ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग ऑकर्स साइमल्टेनियसली। उसके बाद मैंने बोला एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए SN2 मैकेनिज्म के लिए। उसके बाद मैंने बोला बेटा कि SN2 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द बैक साइड। अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स मैंने बोला बेटा कि ये सेकेंड ऑर्डर होती है और ये बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। मैंने कहा इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और ट्रांजिशन स्टेट में जो कार्बन होता है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, वो प्लेनर होती है, वो नेगेटिवली चार्ज्ड होती है बेटा, दैट इज पेंटा कोऑर्डिनेटेड। उसके बाद मैंने बोला बेटा कि जो अगर हम देखेंगे इसमें रोल ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट दो टाइप्स के होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो इसमें हम क्या लेते हैं? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट किसको फेवर करते हैं? SN2 मैकेनिज्म को। एग्जांपल मैंने बोला एसीटोन, DMF, DMSO। और स्टीरियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, अगर किसी सबस्ट्रेट में SN2 मैकेनिज्म होगा तो अकॉर्डिंग टू स्टीरियोकेमिस्ट्री देयर इज 100% इन्वर्जन इन द कॉन्फ़िगरेशन। तो उसको आप फेमस नाम से पुकारते हो, दैट्स वाल्डन इन्वर्जन या अम्ब्रेला इन्वर्जन। बेटा अगर रिएक्टेंट आपका अम्ब्रेला है, अगर आप तेज से भागोगे बेटा तो वो अम्ब्रेला ऊपर की तरफ मुड़ता है। तो इसी तरह कॉन्फ़िगरेशन होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग SN2 मैकेनिज्म में। तो उसके बाद सबसे एक इंपॉर्टेंट छोटी बात है बेटा, अगर हम देखेंगे कि रोल ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज इन्वॉल्व्ड इन द RDS, यानी SN2 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल का रोल भी RDS में आता है। यानी अगर हम देखेंगे बेटा SN2 मैकेनिज्म में अगर रेट देखेंगे, रेट वर्सेस न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन, उस पर डिपेंड करेगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी बेटा। यानी जितना आप न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतना बेटा SN2 मैकेनिज्म में रेट ऑफ SN2 भी बढ़ जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का रोल इज इन्वॉल्व्ड इन द RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अगर उसके बाद देखेंगे बेटा रिएक्शन कोऑर्डिनेट ग्राफ इसका कैसे होता है, अगर देखेंगे एनर्जी वर्सेस, अगर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट देखेंगे बेटा, तो आप जानते हो सबसे पहले रिएक्टेंट होंगे और एनर्जी बढ़ेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। तो इसमें एक पीक आता है, इस एक पीक का मतलब होता है इट इज ए ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म। तो बेटा इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। तो बेटा अब हम बात करेंगे SN1 मैकेनिज्म में। तो जब आपको SN1 मैकेनिज्म के सारे पॉइंट्स याद रहेंगे तो आप एग्जाम में लिख सकते हो कम से कम 4 पॉइंट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SN2 एंड SN1 मैकेनिज्म। तो अब हम बात करेंगे बेटा SN1 मैकेनिज्म, वेरी इजी मैकेनिज्म है बेटा। तो यहां पे लिखेंगे SN1, शाबाश। अब आप खुद डिस्कस करोगे SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है। सबसे पहले आप मीनिंग खुद समझो बेटा, व्हाट डज मीन SN1 मैकेनिज्म। इसका मतलब यह है कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। इसमें भी हम क्या लेंगे, एक सबस्ट्रेट लेंगे जिसके पास एक लीविंग ग्रुप होगा और एक न्यूक्लियोफाइल लेंगे। अब तो आप जानते हो बेटा एक सॉल्वेंट लेंगे, यहां पर हम सॉल्वेंट लेते हैं पोलर प्रोटिक।
अब मैं जल्दी से इसको डिस्कस कर रहा हूं बेटा। पोलर प्रोटिक क्यों लेंगे? पोलर प्रोटिक क्या क्या होता है? वाटर होता है बेटा, आपका एल्कोहल होता है बेटा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। दे आर कैपेबल ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड दे गिव H पॉजिटिव, दे फेवर आयनाइजेशन। ये आयनाइजेशन को फेवर करते हैं बेटे ऐसे सॉल्वेंट्स। तो आपको आइडिया आया होगा बेटा, ये यूनिमॉलिक्यूलर है। यूनिमॉलिक्यूलर मींस इसमें कंफर्म 2 स्टेप्स होंगे, क्योंकि हम ऑर्डर से मैकेनिज्म गेस कर सकते हैं रिएक्शन का। तो इसीलिए बेटा यहां पर हम क्या बोलेंगे, यहां पर जो पहला स्टेप है, इट इज अ 2 स्टेप मैकेनिज्म। स्टेप फर्स्ट, इट इज अ 2 स्टेप मैकेनिज्म। इसमें बेटे 2 स्टेप्स होते हैं इस मैकेनिज्म में। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप इज सिंपली आयनाइजेशन। फर्स्ट स्टेप इज सिंपली आयनाइजेशन। यहां पर बेटा लीविंग ग्रुप का निकलना, यह पहले स्टेप में इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद हम रेट भी कंपेयर करेंगे ना। जब हम सबस्ट्रेट लेंगे तो उनकी रेट भी हम कंपेयर करेंगे, किसकी ज्यादा रेट होगी SN1 में, किसकी ज्यादा रेट होगी SN2 में। लेकिन बेटा वो अगला क्वेश्चन होगा। यहां पर हम सिंपली पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस आपको लिखा रहे हैं। तो यहां पर हम अगर हम देखेंगे बेटा, तो यहां पर सबसे पहले बनेगा R पॉजिटिव प्लस बनेगा X नेगेटिव। यहां पहले स्टेप में ही बेटा आयनाइजेशन हो रहा है। दैट मीन्स दिस स्टेप इज RDS ऑफ द मैकेनिज्म। इट विल बी वेरी स्लो स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म, क्योंकि इसमें डिवोर्स होता है, इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। जब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है बेटा, इट इज इजी टू मैरिज देन डिवोर्स। बॉन्ड ब्रेकिंग इज डिफिकल्ट देन बॉन्ड मेकिंग। तो इसीलिए इसमें जब बॉन्ड ब्रेक हुआ, इट इज वेरी स्लो स्टेप। स्लो स्टेप होने के कारण बेटा ये होगा RDS ऑफ द मैकेनिज्म, यानी रेट इक्वेशन, केमिकल काइनेटिक्स इज अप्लाइड ऑन दिस स्टेप। और यहां पे क्या बनेगा इंटरमीडिएट? यहां पे बनता है कार्बोकेट आयन। तो वहां पे बनती थी ट्रांजिशन स्टेट, यहां पे बना कार्बोकेट आयन। अब दूसरा स्टेप क्या होता है SN1 मैकेनिज्म का? स्टेप सेकंड जो इसमें होता है, दैट इज सिंपली न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना। और न्यूक्लियोफाइल जो जुड़ेगा बेटा, R पॉजिटिव जब यहां पे बनेगा, अब न्यूक्लियोफाइल का रोल आया। ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, ये फास्ट स्टेप होगा। न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा इन अ नॉन सेलेक्टिव मैनर, क्योंकि यहां पर चाहे वीक न्यूक्लियोफाइल हो चाहे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, यहां पे R पॉजिटिव इंतजार में है बेटा, और यहां पे बनेगा R बॉन्डेड टू न्यूक्लियोफाइल। तो ये 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। अब जो यहां पे जो ये R पॉजिटिव बना ना, जो यहां पे कार्बोकेट आयन बना, यहां पे थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि आपने सुना होगा कभी कि कार्बोकेट आयन जिस भी रिएक्शन में बनता है, दैट कैन रीअरेंज इटसेल्फ टू बिकम मोर स्टेबल। तो यहां पे आप वो कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, लेकिन टेक्स्ट में ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है लगभग जिसमें रीअरेंजमेंट कराना है। तो सिंपली आपको उतना फोकस नहीं करना है। वी ऑलवेज फोकस ऑन द फर्स्ट कार्बोकेट आयन। जो पहला कार्बोकेट आयन बनता है रिएक्शन में, हम बेटा उस पे फोकस करते हैं। तो यहां पे ये 2 पॉइंट्स आपको अभी तक याद रखने हैं कि SN1 मतलब क्या होता है, और SN1 मैकेनिज्म में बेटे कितने स्टेप्स होते हैं? इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप इज आयनाइजेशन स्टेप, और सेकंड स्टेप में क्या होता है, वहां पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है बेटा। तो अगर केमिकल काइनेटिक्स अप्लाई करेंगे, वो पहले स्टेप पे खाली अप्लाई होंगी। तो केमिकल काइनेटिक्स के अनुसार जो इसकी रेट होगी बेटा, रेट ऑफ SN1 इज इक्वल टू K टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पावर 1। ऑर्डर क्या आएगा बेटा? ऑर्डर विल बी 1। मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? दैट विल बी आल्सो 1। तो इसमें आप क्या पॉइंट याद रखोगे? इसमें आप क्या पॉइंट याद रखोगे बेटा? SN1 मैकेनिज्म इज ए यूनिमॉलिक्यूलर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये यूनिमॉलिक्यूलर होती है, और बेटा इसमें फर्स्ट ऑर्डर निकल के आता है अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स। सॉल्वेंट क्या लेंगे? सॉल्वेंट लेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसको फेवर करेगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बेटा फेवर करता है SN1 मैकेनिज्म को, और SN2 को कौन फेवर करता है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो उसके बाद और कुछ पॉइंट्स देखेंगे बेटा। तो न्यूक्लियोफाइल, यहां पे न्यूक्लियोफाइल आप चाहे वीक लो चाहे स्ट्रॉन्ग लो, लेकिन फेवर ज्यादा वीक करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 को भी फेवर करता है। यहां पर वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN1 मैकेनिज्म। जैसे वीक न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बेटा? वाटर। जैसे बेटा वाटर है, अल्कोहल है, दीज आर कंसिडर्ड टू बी वीक न्यूक्लियोफाइल्स बिकॉज दे डोंट हैव एनी नेगेटिव चार्ज। तो बेटा ये हमेशा SN1 मैकेनिज्म को प्रेफर करते हैं।
उसके बाद हम देखेंगे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, यानी SN1 मैकेनिज्म में स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्या हाल होता है। तो बेटा अगर कायरल सेंटर होगा, अगर मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर आया तभी तो स्टीरियोकेमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज स्टीरियोकेमिस्ट्री इज नॉट इंपॉर्टेंट। सपोज मेरे पास एक कायरल सेंटर है बेटा, मैंने एक मॉलिक्यूल दिया आपको, यहां पर लिखा है X, यहां पर लिखा है बेटा सपोज CH3, यहां पे लिखा है D, यहां पे लिखा है C2H5, ये मैंने मॉलिक्यूल दिया। इसमें हमें करना है SN1 मैकेनिज्म। SN1 में आप जानते हो बेटा, यहां पे सबसे पहले बनेगा कार्बोकैटायन, और आप जानते हो बेटा जब भी कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन इज जनरली sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये जनरली होता है बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इट इज प्लेनर। और जब भी अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, प्लेनर चीज पे अटैक होने के दो चांसेस होते हैं, इधर इट विल अटैक अबोव द प्लेन और इट विल अटैक बिलो द प्लेन। तो यहां पे 50-50% आपको प्रोडक्ट मिलेगा, यानी एक ऐसा मिलेगा 50% प्रोडक्ट, जनरल बात कर रहे हैं, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी एज दैट ऑफ रिएक्टेंट, और 50% ऐसा मिलेगा प्रोडक्ट जिसको अपोजिट होगी कॉन्फ़िगरेशन एज दैट ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि बेटा एक कायरल सेंटर पे दो ही पॉसिबल अरेंजमेंट्स है, या तो अरेंजमेंट होगा R टाइप का या S होगा, कॉन्फ़िगरेशन दो ही होते हैं एब्सोल्यूट, या और कॉन्फ़िगरेशन होगी या S कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो इसका मतलब यह है जो हमारा मिलेगा प्रोडक्ट, तो जो हमारा मिलेगा प्रोडक्ट बेटा वो ऐसे बनेगा, एक पे न्यूक्लियोफाइल यहां पे जुड़ेगा, तो अगर प्योर बात करेंगे ये बनेगा 50%। अगर दूसरा देखेंगे बेटा CH3, यहां पे न्यूक्लियोफाइल में अपोजिट जोड़ूंगा, एक एक्सचेंज करूंगा, ये बनेगा C2H5, ये बनेगा 50%। तो अगर जनरल बात करेंगे बेटा, जनरल बात करेंगे तो यहां पे हम बोल सकते हैं ये अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन R, तो सपोज इसकी भी आएगी R, अगर इसकी R तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी बेटा S। तो यहां पर 50% मिला सेम कॉन्फ़िगरेशन का जो रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन है, 50% मिला बेटा वो कॉन्फ़िगरेशन का जो अपोजिट आएगा एज दैट ऑफ रिएक्टेंट। इसी स्टेटमेंट को टेक्स्ट पे लिखा गया है, देयर इज 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन इन द कॉन्फ़िगरेशन इन SN1 मैकेनिज्म। तो बेटा एक ही बीकर में अगर ये दोनों अवेलेबल होंगे, आप खुद सोचो, एक ही बीकर में 50% ये है, 50% ये है, एंड दिस मिक्सचर विल बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। ये इसका इफेक्ट बेटा कैंसिल करेगा, इसी मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। तो आप याद रखोगे बेटा, यहां पे अगर SN1 मैकेनिज्म की स्टीरियोकेमिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे, इन SN1 मैकेनिज्म देयर इज ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर इफ स्टीरियोकेमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। तो उसी को बोलते हैं 50% रिटेंशन, सेम कॉन्फ़िगरेशन, रिटेन किया कॉन्फ़िगरेशन को, एंड 50% इन्वर्जन। तो ये बात हुई बेटा स्टीरियोकेमिस्ट्री की। अब हम रेट की बात करेंगे, और हमारा एक पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा ये कहीं ना कहीं पे बोर्ड पे जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि बेटा ये हर जगह यूज होगा, हेलो अल्केन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल्स, ईथर्स, तो उन सब चैप्टर में इस मैकेनिज्म का रोल आता है बेटा। तो अब हम ध्यान देंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर हम देखेंगे यहां पर, अगर रेट देखेंगे, रेट ऑफ SN1 वर्सेस न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन फॉर टाइम बीइंग। कुछ टाइम के लिए स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का रोल बेटा RDS में नहीं होता है, इसीलिए यहां पे एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो आगे क्या होगा ग्राफ का वो बेटा हम फर्दर अभी वो डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब हम देखेंगे, अगर हम बात करेंगे बेटा इसका पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, तो यहां पे क्या बनेगा, जो पहला पीक बनेगा, और भी छोटे छोटे पीक मिल सकते हैं बेटा, क्योंकि आप जानते हो यहां पे पहला कार्बोकैटायन बनेगा दैट कैन रीअरेंज टू बिकम मोर स्टेबल, इसको हम बोलते हैं अल्फा बीटा शिफ्ट। वहां पे एक ही पीक मिला था क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट थी। SN1 में आपको छोटे छोटे और भी पीक्स मिलेंगे, क्योंकि कार्बोकैटायन कैन रीअरेंज इटसेल्फ टू बिकम मोर स्टेबल। तो अभी तक बेटा हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो आप बोर्ड में लिख सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन SN2 एंड SN1 मैकेनिज्म में क्या करना है आपको। अब हम देखेंगे बेटा उसके बाद रेट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। कंपेयर द रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस के लिए, हेलो अल्कीन्स के लिए बेटा, यानी अल्काइल हैलाइड जो होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। तो रेट आपसे पूछा जाएगा, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो बेटा आप यहां पे ध्यान दो, हम क्या देखेंगे सबसे पहले, अब रेट की बात करेंगे।
ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है, अलग से क्वेश्चन आ सकता है बेटा। अगर यहां पर हमने लिखा SN2 वर्सेस यहां पे लिखा मैंने SN1, अब रेट की बात करेंगे बेटा। SN2 में बोलो रेट किस पे डिपेंड करेंगी, मैं आपको एक पॉइंट पहले बोलूंगा। तो रेट ऑफ SN2 डिपेंड करेगा लीविंग एबिलिटी पे, लीविंग एबिलिटी ऑफ लीविंग ग्रुप। जितना लीविंग ग्रुप अच्छा होगा बेटा, बैड लीविंग ग्रुप नहीं होना चाहिए, हैलोजन्स आर मॉडरेट लीविंग ग्रुप्स, तो लीविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा कंपैरेटिवली, तो उतनी ज्यादा रेट होगी बेटा SN2 मैकेनिज्म में। और यहां पर भी देखेंगे दिस पॉइंट इज कॉमन, रेट ऑफ SN1 वो भी किस पे डिपेंड करेगा बेटा, वो भी डिपेंड करेगा लीविंग एबिलिटी ऑफ लीविंग ग्रुप। तो अब कंपेयर करेंगे रेट बेटा, कंपेयर करेंगे रेट, कैसे कंपेयर करेंगे, मैंने यहां लिया अल्काइल फ्लोराइड, यहां पे लिया अल्काइल क्लोराइड, यहां पे लिया अल्काइल ब्रोमाइड और लिया मैंने अल्काइल आयोडाइड। आप मुझे बोलो इनमें से अच्छा लीविंग ग्रुप कौन है? तो आयोडीन। तो लीविंग ग्रुप अच्छा कब होता है? जब निकलने के बाद वो स्टेबल होगा, बिकॉज ए गिव्स बी व्हेन बी इज मोर स्टेबल देन ए। जितना अच्छा लीविंग ग्रुप, जितना स्टेबिलिटी लीविंग ग्रुप की ज्यादा, उतना स्टेबल लीविंग ग्रुप। आप जानते हो बेटा, यहां पे आयोडीन पे नेगेटिव, ब्रोमीन पे नेगेटिव, Cl पे नेगेटिव, F पे नेगेटिव। आयोडीन का साइज बड़ा है, ये एक ही ग्रुप में लाइक करते हैं, तो यहां पर हम चार्ज डेंसिटी से आंसर करेंगे। आयोडीन का साइज बड़ा, इस पे चार्ज डेंसिटी कम, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो इसकी लीविंग एबिलिटी बेटा अच्छा होगी। तो रेट ऑफ SN2 जल्दी से कंपेयर करो, अल्काइल आयोडाइड्स मोर रिएक्टिव देन ब्रोमाइड्स देन क्लोराइड्स। फ्लोराइड्स नहीं, फ्लोराइड्स बेटा नहीं के बराबर रिएक्टिव होते हैं, नहीं के बराबर रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि फ्लोरीन इज वेरी बैड लीविंग ग्रुप, तो ये जनरली SN2 प्रेफर नहीं करेगा। तो यहां पर भी सेम आएगा बेटा, यहां भी सेम ऑर्डर आएगा, यहां भी RI विल बी मोर रिएक्टिव देन RBr देन RCl देन RF. This will be the rate of SN1 mechanism as well as SN2 mechanism. तो अब फर्दर पॉइंट देखेंगे बेटा, क्या कंपेयर करेंगे इसमें। शाबाश। यहां पर अगर हम SN2 की बात करेंगे, आप जानते हो बेटा SN2 में आप जानते हो कि न्यूक्लियोफाइल ये लीविंग ग्रुप होता है और ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है। आप जानते हो बेटा कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, तो यहां पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब तो आप जानते हो एंटीबॉन्डिंग कहां होता है, एंटीबॉन्डिंग कहां होता है बेटा, वो पीछे होता है। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करने के लिए आएगा, अगर ये यहां पे जो ग्रुप्स है अगर ये बल्की हो गए, अगर इनका साइज बढ़ा, अगर इन ग्रुप्स का बल्की नेचर बढ़ा, बेटा डेफिनेटली रेट ऑफ SN2 कम हो जाएगी, क्योंकि वो हिंड्रेंस करेंगे, दे विल कॉज स्टीरिक हिंड्रेंस, द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल सॉरी, वो स्टीरिक हिंड्रेंस करेंगे न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराने में। तो इसीलिए हम बोलेंगे जितनी ज्यादा यहां पे हिंड्रेंस आएगी, उतनी रेट ऑफ SN2 मैकेनिज्म कम हो जाएगा। तो खुद से कंपेयर करो, अगर मैंने आपके पास लिया इन जनरल टर्शियरी सबस्ट्रेट में SN2 बोलो कंपैरिजन, फिर मैंने लिया बेटा सेकेंडरी सबस्ट्रेट लिया लीविंग ग्रुप के साथ, उसके बाद लिया बेटा प्राइमरी सबस्ट्रेट, तो उसके बाद लिया बेटा मिथाइल सबस्ट्रेट लिया लीविंग ग्रुप के साथ। आप खुद से डिसाइड करो, यहां पे हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन कभी हिंड्रेंस नहीं करते हैं, तो इसका मतलब यह है जितनी कम हिंड्रेंस उतना ज्यादा रेट ऑफ SN2 मैकेनिज्म। और यहां पे बेटा ये इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस, और टर्शियरी नहीं के बराबर रिएक्ट करेंगे SN2 मैकेनिज्म में, क्योंकि यहां पे मिथाइल ग्रुप्स या कोई बल्की ग्रुप्स जोड़ने पे रेट ऑफ SN2 मैकेनिज्म बेटा डिक्रीज हो जाता है। तो ये रहेगा रेट ऑफ SN2 मैकेनिज्म। तो अगर बात करेंगे बेटा SN1 में क्या बनता है, आप जानते हो बेटा ये 3 ग्रुप्स होंगे, यहां पे मैंने क्या रखा लीविंग ग्रुप, और यहां पे आप जानते हो बेटा यहां पे बनता है कार्बोकैटायन। देखो बच्चों यहां पे क्या बना, कार्बोकैटायन। आप जानते हो यहां पे कार्बोकैटायन बना और इसी का रोल RDS में था। तो आप कह सकते हो बेटा जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, जितना स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, उतना ही रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म ज्यादा होगा, क्योंकि बेटा आप जानते हो A गिव्स B when B is more stable than A, तो जितना इंटरमीडिएट स्टेबल होता है उतनी ज्यादा रिएक्शन आगे बढ़ेगी बेटा। तो यहां पे हम देखेंगे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम पढ़ चुके हैं टेक्स्ट बुक के अनुसार। अगर मैंने यहां पे लिया टर्शियरी सबस्ट्रेट, हम पहले कार्बोकैटायन पे
फोकस करते हैं, फर्स्ट कार्बोकैटायन, रीअरेंजमेंट के बाद नहीं देखते हैं, फर्स्ट कार्बोकैटायन के ऊपर फोकस करते हैं। और यहां पे मैंने लिया सेकेंडरी सबस्ट्रेट, सेकेंडरी सबस्ट्रेट खुद से बोलो बेटा, ये लिया सेकेंडरी सबस्ट्रेट लीविंग ग्रुप, यहां पर लिया मैंने प्राइमरी सबस्ट्रेट, प्राइमरी सबस्ट्रेट यहां पे लिया मिथाइल सबस्ट्रेट। आप खुद बोलो रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म किस में ज्यादा होगी? जहां पर कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा। और स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है? टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो रेट ऑफ SN1 इसके अपोजिट आएगा बेटा, तो रेट ऑफ SN1 इसके अपोजिट आएगा। तो इस वाले में नहीं के बराबर होता है SN2 मैकेनिज्म, तो इसमें नहीं के बराबर होता है बेटा SN2 मैकेनिज्म, सॉरी SN1 मैकेनिज्म, इसमें SN2 फास्ट होता है। सो दिस इज रेट फॉर SN2 mechanism and this is a rate for SN1 mechanism। तो बेटा ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन SN2 एंड SN1 मैकेनिज्म। तो हमने यहां पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है उतने सारे पॉइंट्स हमने बेटा डिस्कस किया। तो ये क्वेश्चन आप याद रखोगे। उसके बाद हम देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है बेटा, Give 3 methods of preparation of haloalkenes and haloarenes। ये भी एक्सपेक्टेड अच्छा ही क्वेश्चन है बेटा कि आपको मेथड ऑफ प्रेपरेशन बोलना है। किसका? एक तो बोलना है आपको 3 मेथड ऑफ प्रेपरेशन, हेलोअल्केन्स के भी बोलने पड़ेंगे और आपको बेटा हेलोएरीन्स के भी बोलने पड़ेंगे। तो चलो हम डिस्कस करते हैं बेटा, शॉर्टली डिस्कस करेंगे इनको। तो हम करेंगे मेथड ऑफ प्रेपरेशन डिस्कस। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे बेटा हेलोअल्केन्स को। अगर हम यहां पे पहला लिखेंगे दैट्स रिएजेंट, याद रखना, अगर मैंने यहां पे लिया बेटा एल्कोहल, आप जानते हो एल्कोहल इज ROH। एल्कोहल से हम कैसे प्रिपेयर करेंगे इनको? यहां पे अगर हम यूज करेंगे कोई हेलो एसिड यानी HX, और यहां पे अगर देखेंगे पहले, सबसे पहले क्या बनेगा प्रोडक्ट? यहां पे बनेगा RX प्लस वाटर निकलता है बाहर। तो थोड़ा सा मैकेनिज्म इसमें लिखेंगे क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया SN1 SN2 मैकेनिज्म। तो आप जानते हो हेलोजन एसिड क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी HF, इट कैन बी HCl, इट कैन बी HBr, इट कैन बी HI। तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम देखेंगे, HI इज द स्ट्रॉन्गर एसिड देन HBr देन HCl, HF वीकेस्ट एसिड होता है। तो यहां पर आप खुद देखो बेटा, सबसे पहले जो HX होगा ये डिसोशिएट होके देगा H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। और सबसे पहले ये जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल होता है इस पे लोन पेयर होता है ऑक्सीजन के पास, और यहां पर जब इसके सामने बेटा जब H पॉजिटिव आयन आएगा ये इसको लोन पेयर करेगा डोनेट, दैट्स कॉल्ड प्रोटोनेशन। तो यहां पे होती है प्रोटोनेशन, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि जनरल मैकेनिज्म हमें क्या लेना है इसमें, अदरवाइज मैकेनिज्म इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड। तो यहां पे बनेगा बेटा सबसे पहले ROH और यहां पे आएगा और एक H, इस पे आएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज। आप जानते हो बेटा ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इस पे आया पॉजिटिव चार्ज। यू नो बेटा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और बेटा यहां पर वाटर बना, वाटर अच्छा खासा लीविंग ग्रुप होता है, ये बेटा मॉलिक्यूल से लीव करेगा और यहां पे वाटर माइनस हो जाएगा, वी गेट आर पॉजिटिव कार्बोकैटायन। तो बेटा कार्बोकैटायन का बनना मींस इट इज SN1 मैकेनिज्म। अब फर्दर क्या होगा इसमें बेटा? अब फर्दर क्या होगा? जो ये R पॉजिटिव बना तो बीकर में क्या बचा है? X नेगेटिव। X नेगेटिव इस R पॉजिटिव से जुड़ेगा और यहां पे बनेगा बेटा RX। तो यहां पे बना अल्काइल हैलाइड, तो यहां पे बनता है अल्काइल हैलाइड। अब फर्दर रिएक्टिविटी के लिए हम देखेंगे बेटा कि सबस्ट्रेट हम जनरली प्रेफर करेंगे टर्शियरी सबस्ट्रेट देन सेकेंडरी। तो प्राइमरी को हम ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे इसमें क्योंकि ये जनरली SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। उसके बाद हम जनरली HI इज मोर रिएक्टिव देन HBr देन HCl। तो यहां पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं प्रेपरेशन में। तो आप जानते हो बेटा, सपोज मैंने यहां पे एक सबस्ट्रेट लिया, टर्शियरी सबस्ट्रेट लिया, क्योंकि टर्शियरी में SN1 मैकेनिज्म फास्ट होता है। और यहां पे मैंने क्या किया बेटा, ये मैंने लिया टर्शियरी अल्कोहल, इसके सामने मैंने लिया बेटा HI, ये तो फास्ट रिएक्शन करेगा सिंपली विदाउट मैकेनिज्म। अब याद रखो यहां से OH निकालना है आपको, यहां से H निकालना है आपको, और आप I नेगेटिव को जोड़ोगे बेटा, यहां पे आप बनाओगे CH3 और यहां पे क्या जुड़ेगा? शाबाश, यहां पे जुड़ेगा I।
प्लस निकलेगा वाटर बाहर, तो यहां पे आयोडोबेंजीन बना। टर्शियरी क्यों लिया? क्योंकि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है। अगर आप प्राइमरी लोगे, सेकेंडरी लोगे, तो आपको रिएक्शन कंडीशंस भी चेंज करनी पड़ेगी बेटा, आपको रिएक्शन कंडीशंस भी चेंज करनी पड़ेगी। सपोज अगर मैं यहां पे लेता बेटा, अगर मैं यहां पे लेता सेकेंडरी अल्कोहल, फिर मैं लेता HCl, तो यहां पे हम जनरली यूज करते हैं either we can use concentrated H2SO4 for protonation, क्योंकि HCl is not very strong acid, ये ज्यादा strong acid नहीं है, तो H पॉजिटिव कम मिलेंगे बीकर में, हम H पॉजिटिव भी देते हैं। H पॉजिटिव एक्सेस क्वांटिटी में लाने के लिए हम H2SO4 यूज करते हैं। हालांकि यहां पे कुछ कॉमन आयन इफेक्ट भी होता है, तो वो HF के केस में ज्यादा ऑब्जर्व किया गया, तो यहां पे रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और यू कैन यूज एनहाइड्रस AlCl3, ZnCl2 भी यूज कर सकते हो बेटा, ताकि ये हमारी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज ऑफ HCl। और यहां पे भी क्या बनेगा? यहां पे बनेगा बेटा CH3C सिंगल बॉन्ड CH3H, और यहां पे जुड़ा Cl। तो आप फर्दर और भी एग्जाम्पल्स कर सकते हो, तो मैं शॉर्टली आपको बोर्ड के लिए सिखा रहा हूं कि प्रेपरेशन आप HX यूज करके अल्कोहल ले सकते हो बेटा, और अल्कोहल में जब आप HX लोगे वो जनरली SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, तो उस केस में हम जनरली सबस्ट्रेट टर्शियरी लेंगे एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू प्राइमरी, और जनरली HI HBr इजीली रिएक्ट करते हैं। HCl के केस में हमें कुछ कैटलिस्ट्स यूज करने पड़ते हैं ताकि रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी बेटा, तो इसीलिए हम याद रखें। हाँ, अगर टर्शियरी सबस्ट्रेट लोगे तो ये कैटलिस्ट लेने की जरूरत नहीं है, तो आप सिंपली याद रखोगे दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स, इट इज वेरी वेरी सिंपल। तो अगर दूसरे मेथड की बात करेंगे बेटा, हम एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट को यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज द रिएजेंट्स लाइक PCl3, और यू कैन यूज बेटा PCl5, or you can use SOCl2, very important reagents for the preparation of haloalkenes, very important reagents। तो सिंपली अब याद रखो बेटा, मैकेनिज्म पे ज्यादा फोकस नहीं करना है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये ROH लिया मैंने, तो इसके सामने अगर मैं लूंगा PCl3, अगर जनरल बात करेंगे ये SN2 मैकेनिज्म करता है, और यहां पे क्या बनेगा? वी विल गेट RCl एज द प्रोडक्ट। तो अगर देखेंगे बेटा PCl3 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, दिस इज PCl3। तो फास्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, यहां 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल यूज होंगे, ये अटैक करके एक Cl बाहर निकलेगा, यहां से मैं शॉर्टली दिखा रहा हूं। दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल भी यूज होगा, तो वो सेम काम करेगा। तीसरा मॉलिक्यूल भी यूज होगा बेटा अल्कोहल का, तो वो भी इसको बाहर निकालेगा। और यहां पे ऐसे बनेगा कुछ, P के साथ OR H इस पे पॉजिटिव 3 बार, OR H यहां पर पॉजिटिव आएगा बेटा, यहां भी OR यहां पे H पॉजिटिव आएगा। अब इतना पार्ट आप एज्यूम करो एज ए लीविंग ग्रुप की तरह बाहर निकलेगा, इतना पार्ट R को छोड़ के बेटा, जो ये 3 Cl नेगेटिव यहां से निकले, वन बाय वन इस पे एक अटैक करेगा SN2 जनरली, तो इस पे दूसरा करेगा SN2, इस पे तीसरा करेगा SN2। सिंपल है बेटा, कुछ नहीं करना है। मैंने शॉर्टली आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म दिखाया, पूरा डिस्कस नहीं किया, थोड़ा सा दिखाया मैंने कैसे होता है। आपको याद रखना है, यहां पे क्या बना? H3PO3 प्लस क्या बना? H3PO3। यहां पर कितने मॉलिक्यूल यूज होंगे? तो इसके 3 मॉलिक्यूल यूज होंगे, यहां पर 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। RCl मैकेनिज्म इज जनरली SN2 मैकेनिज्म, तो ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना है आपको, तो वो तो हम एंट्रेंस में देखेंगे बेटा, लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपको। तो अगर हम देखेंगे इसके बाद PCl5 क्या करेगा? सर PCl5 क्या करेगा? अगर आपने अल्कोहल लिया, आप जानते हो PCl5 अगर मैं लूंगा तो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट अगर हाई टेम्परेचर लेंगे बेटा, और हम वही वाला एज्यूम करते हैं इन जनरल, तो PCl5 भी ब्रेक करेगा, डिकम्पोज करेगा, तो ये बनाएगा PCl3। आप जानते हो उसको Cl2, तो सेम मैकेनिज्म अगेन करेगा। तो आप सिंपली याद रखो, यहां पे बनेगा RCl प्लस क्या बनेगा बेटा? POCl3 बनेगा, प्लस बनेगा HCl। तो ये है इसका मेथड ऑफ प्रेपरेशन। उसके बाद SOCl2 वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डार्जन्स रिएक्शन भी बोलते हैं।
तो ये SNI मैकेनिज्म करता है, लेकिन टेक्स्ट ने वो डिस्कस नहीं किया है। आप सीधे याद रखो ROH, जब भी SOCl2 आएगा इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ Cl। तो यहां पे SNI मैकेनिज्म होता है, वो सिलेबस में नहीं है, बस ऐसे ही याद रखो। SNI मैकेनिज्म यहां डिस्कस नहीं करना है, या इसको छोड़ो बेटा यहां पे। तो सिंपली क्या बनेगा, यहां पे बनेगा RCl, यहां पे बनेगा बेटा RCl। तो SOCl2 भी क्या बनाएगा, RCl, प्लस यहां बनेगा SO2 गैस और बनेगा HCl। PCl3 वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, PCl5 SOCl2। जब भी तीनों अल्कोहल के सामने आएंगे, सिंपल शॉर्ट तरीका याद रखो, OH को बाहर निकालो, Cl को जोड़ो, दैट विल बी द प्रिंसिपल प्रोडक्ट। लेकिन बेटा ये वाला हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि आप जानते हो रिएक्शन करने के बाद हमें प्योरिफिकेशन भी करनी होती है, हमें प्रोडक्ट को निकालना भी होता है बीकर से। तो बेटा यहां पर जो SO2 ये भी गैस बनता है, HCl भी गैस बनता है, ये बीकर से एस्केप करके बेटा प्योरिफिकेशन बिकम्स इजी। व्हेन प्योरिफिकेशन बिकम्स इजी, तो इसीलिए हम इसी वाली रिएक्शन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो मैं यहां पर शॉर्टली आपको लिखाऊंगा, शॉर्टली मैंने लिया बेटा यहां पे ROH, आप बोर्ड में लिख सकते हो ऐसे ही। सर जब हम अल्कोहल को रिएक्ट कराएंगे, देखो बच्चों शाबाश, जब हम अल्कोहल को रिएक्ट कराएंगे PCl3 के साथ या PCl5 के साथ या बेटा SOCl2 के साथ, तो यहां भी बनेगा RCl, यहां भी बनेगा RCl और यहां भी बनेगा RCl। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रेपरेशन फॉर द हेलो अल्कीन्स। तो उसके बाद मेरे बेटे हम देखेंगे और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपने क्लास 11th में भी पढ़ी होती है। अगर हम लेंगे अल्कीन्स, क्या लेंगे बेटा, हम यहां पे लेंगे अल्कीन्स। तो अल्कीन्स में क्या करते हैं हम, अल्कीन्स के सामने आप अगेन लोगे HX। HX मीन्स हैलोजन एसिड। तो आप यहां पे क्या करोगे, यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन ए पाई बॉन्ड। यहां पे पाई बॉन्ड की वजह से बेटा आप जानते हो ये बनेगा H पॉजिटिव, ये होगा X नेगेटिव। अब सबसे पहले यहां पे क्या होगा, ये पाई बॉन्ड जो है ये वीक बॉन्ड होता है, ये शिफ्ट होगा एक कार्बन के ऊपर। यहां पर अगर सिमेट्रिकल लिया मैंने, सिमेट्रिकल मीन्स दोनों कार्बन के अबाउट ग्रुप्स आर आइडेंटिकल, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, खुद नहीं होगा, इन प्रेजेंस ऑफ दिस रिएजेंट H पॉजिटिव। शिफ्ट होने के बाद बेटा ये इस H पॉजिटिव को गेन करेगा बेटा, और यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा एक इंटरमीडिएट। यहां पर तो ऐसे ही जो ग्रुप होगा, इसने H को गेन किया, इसने H को गेन किया, यहां पे आया पॉजिटिव चार्ज, अगेन यहां पे कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन जब बना, अब क्या बचा बीकर में बेटा, X नेगेटिव, ये अब कार्बोकैटायन के साथ जुड़ेगा, और यहां पे भी आप बना सकते हो, यहां पे भी आप बना सकते हो बेटा एल्काइल हैलाइड्स, यहां पे भी अल्काइल हैलाइड बनेगा। आप शॉर्ट में याद क्या रखोगे बेटा, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। जब आप पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे, ब्रेक करने के बाद आप एक को देंगे इस एडेंडम का, इसको एडेंडम बोलते हैं, जो पाई बॉन्ड के अबाउट ऐड होता है। तो एक को दोगे आप उसका पॉजिटिव पार्ट, एक कार्बन को दोगे उसका नेगेटिव पार्ट। हालांकि आप जानते हो बेटा लॉजिकली भी आप कर सकते हो, अगर अनसिमेट्रिकल दिया मैंने तो आप देखोगे कार्बोकैटायन स्टेबल कहां पे बनेगा, जहां पे कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा तो उसी को ऑब्वियसली आप नेगेटिव पार्ट जोड़ोगे। तो अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन को दोगे जिसके पास बेटा कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा। तो वही एक रूल होता है जो मार्कोनिकस ने डिस्कस किया था कि अगर आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन को बेटा ऐड करना चाहते हो कोई एडेंडम, तो वो किस तरीके से ऐड होता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन को देना कि जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। उसका मतलब बेटा वो कार्बन होगा मोर सब्स्टिट्यूटेड, वहां पे कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा। तो आपको सिंपली रूल याद रखना है कि जब भी यहां पे एडिशन करोगे आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अबाउट, आपको बेटा नेगेटिव पार्ट उस कार्बन को देना है जहां पर बेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम होंगे, या जहां पर सब्स्टिट्यूशन उस कार्बन की ज्यादा होगी। तो हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, आपको खुद समझ आएगा। सपोज बेटा मैंने आपको ये कंपाउंड दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये मैंने क्या दिया आपको बेटा, ये एक सिमेट्रिकल अल्कीन है।
यहां पर मुझे ऐड करना है HCl। तो आप जानते हो बेटा ये सिमेट्रिकल है, तो यहां पे कोई मसला ही नहीं है। यहां पे पाई बॉन्ड को सिंपली तोड़ेंगे, तो एक कार्बन को देंगे बेटा Cl और एक कार्बन को देंगे H। तो ये बना हमारा प्रोडक्ट 2 क्लोरोब्यूटेन। तो अगर यहां पे लिया मैंने कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन, दिस इज माय अनसिमेट्रिकल अल्कीन, और यहां पर क्या लिया बेटा मैंने, सपोज मैंने लिया HBr, तो यहां पे आपको मार्कोनिकाउस रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ये याद रखना बेटा। मार्कोनिकाउस रूल अप्लाई करना पड़ेगा, यानी इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, तो आप नेगेटिव पार्ट किसको दोगे, नेगेटिव पार्ट आप दोगे उस कार्बन को विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स। और यहां पे जो बनेगा मेजर प्रोडक्ट वो ये बनेगा CH3CH, यहां पे जुड़ा Br, यहां पे जुड़ा CH3, तो ये बनेगा इसका प्रोडक्ट। आप HI भी ले सकते हो, आप बेटा HI भी ले सकते हो। तो ये प्रेपरेशंस में दिखा रहा हूं आपको, आप हेलो अल्कीन को कैसे प्रिपेयर करोगे। यहां पे लिया मैंने सपोज HI, आप मार्कोनिकाउस रूल अप्लाई करोगे, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है बेटा। अनसिमेट्रिकल अल्कीन होने की वजह से यहां पे हम मार्कोनिकाउस रूल अप्लाई करेंगे बेटा। तो यहां पे पाई बॉन्ड को हम तोड़ेंगे और इस वाले कार्बन को देंगे नेगेटिव पार्ट, इसको हम देंगे H। तो इसमें आप नोट में याद रख सकते हो, नोट में याद रख सकते हो बेटा। नोट में अगर मैंने HBr लिया इन प्रेजेंस ऑफ एनी पेरोक्साइड, अगर HBr लिया पेरोक्साइड, तो यहां पे होता है फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन मतलब यहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होती है। तो अगर लिया मैंने HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लाइक बेंजोइल पेरोक्साइड, अगर पेरोक्साइड लिया यहां पे, तो यहां पे मैकेनिज्म चेंज होता है, यहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, मुझे वो डिस्कस नहीं करना है, लेकिन याद जरूर रखो बेटा। अगर HBr, इट इज ओनली ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ HBr, HI में नहीं ऑब्जर्व होता है, HCl में ऑब्जर्व नहीं होता है, वहां पे रीजन है, उस पर अभी फोकस मत करना है आपको बेटा, उस पर फोकस नहीं करना है। तो यहां पे अगेन लेकिन मैकेनिज्म अलग होगा, यहां पे एक को देंगे Br, एक को देंगे H। लेकिन इन केस ऑफ पेरोक्साइड, इन केस ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन, इन केस ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन, अगर बेटा यहां पर अनसिमेट्रिकल अल्कीन दिया होगा, तो आपको वहां पे प्रोडक्ट बनाना है जस्ट लाइक द अपोजिट टू मार्कोनिकाउस रूल, उसी को बोलते हैं एंटी मार्कोनिकाउस एडिशन या पेरोक्साइड इफेक्ट या फ्री रेडिकल एडिशन, या उसको बोलते हैं बेटा खराशिस इफेक्ट। तो सिंपली आपको याद क्या रखना है, अगर नॉर्मल HBr लिया तो मार्कोनिकाउस रूल, व्हाट डज दैट मीन, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन को देंगे जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। अगर मैंने लिया HBr पेरोक्साइड साथ लिया, तो वहां पे आप जो बनाओगे ना बेटा प्रोडक्ट, वो अपोजिट बनाना है मार्कोनिकाउस रूल के, उसी को बोलते हैं एंटी मार्कोनिकाउस एडिशन। रीजन क्या है, रीजन इज मैकेनिज्म इटसेल्फ, लेकिन अभी आपको मैकेनिज्म पे ज्यादा फोकस नहीं करना है बेटा। तो यहां पे हम सिंपली याद रखेंगे, मैं एक क्वेश्चन दूंगा, अगर मैंने यहां पे लिया बेटा ऐसे एक अल्कीन लिया, तो पहले स्टेप में मैंने यहां पे खाली लिया इसके सामने HBr, और दूसरी बार मैंने क्या लिया, दूसरी बार लिया मैंने HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो दोनों में बना दो बेटा, क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। और यहां पे क्या बनेगा, इस वाले केस में मार्कोनिकाउस रूल अप्लाई करेंगे और मैकेनिज्म विल बी कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट इसमें बेटा। तो इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे दैट विल बी अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकाउस रूल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, और मार्कोनिकाउस रूल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि इस टाइप का रिएक्शन है, एक्चुअली क्लास 11th में भी है डिटेल में, तो यहां पर आप इसको सीधे याद रख सकते हो बेटा। तो हमने 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस किए और टेक्स्ट पे टोटल 4 दिए हैं। तो वो मैंने एक नेम रिएक्शन के फॉर्म में दिया है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, वो उसी वहीं पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक बेटा मैंने क्या पढ़ाया आपको, मैंने आपको अभी तक पढ़ाया डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया बेटा। उसके बाद मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया, 3 प्रेपरेशंस ऑफ हेलो अल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। तो 3 मैंने हेलो अल्कीन्स के बोले, अब हेलो एरीन्स के भी थोड़े से कुछ प्रेपरेशंस देखते हैं बेटा। तो देखो हेलो एरीन्स के प्रेपरेशन,
सबसे पहले अगर मैंने यहां पे लिया बेंजीन, एरोमेटिक केमिस्ट्री है बेटा, तो अगर यहां पे इसको आप करोगे क्लोरीनेशन, ये ESR रिएक्शंस है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मैकेनिज्म कुछ याद ही नहीं रखना है, सीधे रिएजेंट याद रखो अभी। तो यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे सिंपली किसी एक कार्बन से H निकलेगा और वहां पे Cl जुड़ेगा, यहां पे बनेगा क्लोरोबेंजीन। इसी तरह ब्रोमोबेंजीन भी आप बना सकते हो, लेकिन आयोडोबेंजीन वहां पे कुछ रिवर्सिबल कैरेक्टर आ जाता है, और फ्लोरिनेशन हम क्यों नहीं करते हैं तो वो अभी डिस्कस नहीं करना है हमें। तो आप Br2 ले सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, सेम मैकेनिज्म होगा। तो यहां पे क्या जुड़ेगा बेटा, यहां पे आपको याद रखना है, यहां बनेगा ब्रोमोबेंजीन प्लस बनेगा HBr। तो मैकेनिज्म अगर इसका देखेंगे तो वो काफी भारी पड़ जाएगा बेटा, क्योंकि इसमें 3 स्टेप्स होते हैं और फिर वो डिस्कस करना वो अलग बात है। तो बोर्ड के लिए अभी आप ये पहली प्रेपरेशन लिख सकते हो हैलोइरिन्स के लिए, और आप यहां पर थोड़ा सा सबस्ट्रेट चेंज भी कर सकते हो। कैसे, सपोज बेटा मैंने यहां पे लिया ऐसा एक सबस्ट्रेट, मैंने यहां लिया सपोज मिथाइल बेंजीन, जिसको हम कॉमनली टॉल्वीन बोलते हैं। आप जानते हो बेटा ये ग्रुप है एक्टिवेटर, ये इसके साथ +H इफेक्ट करेगा, ये एक्टिवेटर है। आप जानते हो ऑल एक्टिवेटर्स आर आर्थ्रो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, यानी इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां जुड़ता है, आर्थ्रो पोजीशन पे आएगा या पैरा पोजीशन पे आएगा। X2 लिया मैंने इन प्रेजेंस ऑफ FeX3, और ये क्या बनाएगा बेटा, जो मिथाइल ग्रुप है इसके आर्थ्रो पे जुड़ेगा X, सेम मैकेनिज्म से जैसे बेंजीन में होगा। तो यहां पे लेकिन हमने डायरेक्टिविटी देखा कि किस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा, तो ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे इसी सीरीज में। अभी आप याद रखो, अपनी जगह हर कोई बात आपको बोलेंगे बेटा। और यहां पर जो ये CH3 है, इसके यहां पे पैरा की कंपैरिजन में जुड़ेगा बेटा X। तो इस तरीके से आप हैलोइरिन्स को प्रिपेयर करा सकते हो। आप सिंपली बोर्ड में लिखना कैसे है, आपको सिंपली ऐसे ही लिखना है बेटा। आप रिएक्शन लिखो तो आप वर्ड्स में भी इसको बोल सकते हो कि बेंजीन भी जब हम रिएक्ट कराएंगे इस रिएजेंट के साथ, हमें क्या मिलेगा बेटा, क्लोरोबेंजीन। और ये कौन सी रिएक्शन है, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं ESR, या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो इसको हम ESR बोलते हैं बेटा। तो ये है पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द हैलोइरिन्स। तो दूसरा देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज बेटा फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम सॉल्ट। आप डाइएजोनियम सॉल्ट से कैसे प्रिपेयर करोगे बेटा हैलोइरिन्स को, तो आप जानते हो सबसे पहले अगर मैं यहां पे एनिलीन लूंगा, इसको बोलते हैं एनिलीन, और इस एनिलीन को अगर मैं बेटा यहां पे करूंगा डाइएजोटाइजेशन, NaNO2 लूंगा इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और यहां पे हम टेम्परेचर लेते हैं जनरली 273 to 278, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर में डिकम्पोज होता है या वार्म वाटर से रिएक्शन करता है, तो इसलिए हम टेम्परेचर लो ही लेते हैं। और आप जानते हो इस रिएक्शन का नाम है डाइएजोटाइजेशन। हमने ये क्यों लिया, क्योंकि आप जानते हो डाइजोनियम साल्ट को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए बेटा, इसीलिए मैंने इसको फ्रेशली प्रिपेयर किया। तो हमने इसको एनिलीन से बनाया, और शॉर्टली आप याद क्या रखोगे, यहां से 2H और यहां पर 2 टाइम्स HCl लेते हैं, यहां पर 2H निकले तो वो बाहर निकलेगा 2 टाइम्स वाटर, क्योंकि यहां पर 2 ऑक्सीजन है, यहां पर एक N बचा, वो N इसके साथ जुड़ा, दैट इज N2 पॉजिटिव, यहां पर Na एक बचा और Cl बचा, वो बनाएगा NaCl, और NaCl बनाएगा, जो एक Cl बचा वो इसके फॉर्म में N आयन रहेगा, तो इसको बोलते हैं डाइजोनियम साल्ट। अब डाइजोनियम साल्ट से आप कैसे प्रिपेयर करोगे बेटा, डाइजोनियम साल्ट से आप कैसे प्रिपेयर करोगे हैलोइरिन्स को, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन ऑफ हैलोइरिन्स। ये आपको वर्ड्स में भी लिखना है। देखो बेटा, ये मैंने हैलोइरिन लिया, यहां पे सॉरी, ये मैंने डाइजोनियम साल्ट लिया, दिस इज N2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, N2 इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। यहां पर हम रिएजेंट यूज करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स जो टेक्स्ट पे लिखे हैं। तो सबसे पहले बेटा हम यूज करेंगे रिएजेंट, आप ध्यान दो, वो हम यूज करेंगे HCl
और इसी का साल्ट लेंगे कॉपर के साथ Cu2Cl2, यहां पर लेंगे बेटा HBr, इसी का साल्ट यूज करेंगे Cu2Br2 ताकि मिक्सचर ना मिले। तो यहां पे क्या बनेगा, N2 बेस्ट लीविंग ग्रुप है, यहां पे Cl जुड़ेगा, N2 बेस्ट लीविंग ग्रुप Cl, और यहां पे N2 बाहर निकला, यहां पे बना क्लोरोबेंजीन बेटा। और यहां पे अगर देखेंगे यहां भी N2 रिप्लेस हो जाएगा किससे, Br नेगेटिव से, यहां Br जुड़ा तो N2 बाहर निकला बेटा, और इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, इसको बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन। तो इस रिएक्शन को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, इसको बोलते हैं बेटा सैंड-मेयर्स रिएक्शन। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हैलोएरीन्स। आप इसको बोर्ड में लिख सकते हो बेटा, अगर प्रेपरेशन वहां आया तो आप लिख सकते हो कि सैंड-मेयर्स रिएक्शन से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, आप हैलोएरीन्स को लोगे, सॉरी आप बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को लोगे, तो इसमें आप क्या लोगे, रिएजेंट क्या लोगे, HCl इन प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2, यानी कॉपर हमें +1 फॉर्म में यूज करना है, और यहां पर भी हमें कॉपर बेटा +1 फॉर्म में यूज करना है। तो यहां पे रिप्लेसमेंट हो जाएगा किससे, Cl नेगेटिव से, यहां पर रिप्लेसमेंट हो जाएगा Br नेगेटिव से। तो आप जानते हो N2 इज द बेस्ट लीविंग ग्रुप, तो इसीलिए यहां पे बना क्लोरोबेंजीन और यहां पे बना बेटा ब्रोमोबेंजीन। तो ये था इसका मेथड ऑफ प्रेपरेशन, ठीक है। तो ये दोनों इसमें इंपॉर्टेंट है और टेक्स्ट ने यही दो ज्यादा फोकस किया है बेटा। तो उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उसके बाद है why haloarenes generally do not show न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी बेटा अच्छा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। वाई हैलोएरीन्स डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पे आप ध्यान दो बेटा, इसमें हम क्या करेंगे डिस्कस। तो इसमें अगर हम देखेंगे हैलोएरीन्स, आप जानते हो हैलोएरीन्स ऐसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर बेंजीन से डायरेक्टली अटैच होगा हैलोजन एटम, ठीक है बेटा। तो बेंजीन से जब डायरेक्टली अटैच होगा हैलोजन एटम तो ऐसे कंपाउंड उसको हम बोलते हैं हैलोएरीन्स। और आप जानते हो बेटा, अगर हम सीधे एल्फेटिक कार्बन को X जोड़ेंगे इसको बोलते हैं हैलो अल्कीन, तो इनको हम बोलते हैं हैलो अल्केन्स, ठीक है बेटा। तो अब यहां पे हमें क्या देखना है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर ये हैलो अल्केन न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं, मतलब कि यहां पर SN1 SN2 मैकेनिज्म होता है। और हैलोएरीन्स में क्या मसला है, अगर यहां भी CX बॉन्ड है और अगर बेटा यहां भी CX बॉन्ड है, तो ये क्यों दिखाते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशंस, ये नॉर्मल कंडीशंस पे SN1 SN2 मैकेनिज्म क्यों नहीं दिखाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट पे लिखा है कुछ 1 2 3 4 पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे जितने भी टेक्स्ट पे दिए हैं। तो सबसे पहला रीजन हम जो बोलेंगे ये क्यों नहीं दिखाता है SN1 या SN2, पॉइंट 1 जो आप लिखोगे वो क्या है बेटा, सबसे पहले आप जो पॉइंट लिखोगे दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे अगर हम देखेंगे, आप जानते हो कि हैलोजन के ऊपर होता है लोन पेयर, लोन पेयर होता है कंजुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड, विद दिस पाई बॉन्ड। अगर ये बेटा कंजुगेशन में आया, दैट मीन्स दिस लोन पेयर विल पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस, this lone pair will get dispersed, it will get delocalized with this ring, with this pi bond। तो डीलोकलाइजेशन की वजह से बेटा आप जानते हो कि ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल बॉन्ड्स आर डेवलप्ड इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर। जब हम इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात करेंगे वहां पे CX बॉन्ड के बीच में पार्शियल बॉन्ड डेवलप होगा। उस पार्शियल बॉन्ड डेवलप होने की वजह से बेटा आप जानते हो जब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जब बॉन्ड की बेटा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो ये बैड लीविंग ग्रुप बनेगा, हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा बेटा इस लीविंग ग्रुप को यहां से बाहर करने के लिए। तो ये पहला रीजन है बेटा, ड्यू टू पार्शियल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द CX बॉन्ड इन हैलोएरीन्स एंड दे आर लेस रिएक्टिव देन द हैलोअल्केन्स। क्योंकि हैलो
अल्केन्स में बेटा यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं है। इन जनरल हम यहां पे सबस्ट्रेट चेंज कर सकते हैं, हम विनाइलिक ले सकते हैं बेटा, हम एलाइलिक ले सकते हैं, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूं। तो यहां पे क्या होगा, तो यहां पे कोई रेजोनेंस नहीं है इन जनरल इसमें, तो यहां पे रेजोनेंस है, उससे पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से यहां पर बेटा इसकी लिविंग एबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए बेटा ये एक रीजन है कि ये कम रिएक्टिव होते हैं, ये जनरली SN2 और SN1 मैकेनिज्म नहीं दिखाते हैं बेटा। तो उसके बाद दूसरा रीजन देखेंगे। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन क्या है इसमें, दूसरा रीजन ये है, अगर हम चलो बेटा हम इसको एनर्जी देंगे, हम इसको यहां से बाहर करेंगे, हम लीविंग ग्रुप को बाहर निकालेंगे, देखेंगे बेटा क्या जो यहां पे कार्बोकैटायन बनेगा क्या वो स्टेबल बनता है। तो चलो बेटा हम इसको अगर बाहर निकालेंगे, जो यहां पे कार्बोकैटायन बनेगा, दैट कार्बोकैटायन इज दिस, इसको बोलते हैं बेटा फिनाइल कार्बोकैटायन। बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं बेटा फिनाइल कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं बेटा, शाबाश, इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल कार्बोकैटायन। अब इस फिनाइल कार्बोकैटायन जियोसी में आपने सीखा होगा कि ये जो फिनाइल कार्बोकैटायन बनता है तो ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल में। उसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है बेटा, क्योंकि यहां पर अगर ये प्योर p ऑर्बिटल में होता, वहां पे अगर कंजुगेशन में आता तो ये रेजोनेंस करता बेटा, ये स्टेबलाइज होता। लेकिन यहां पर बेटा ये किस में होता है, इट इज प्रेजेंट इन द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये प्रेजेंट होता है बेटा किस में, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो ये कार्बन sp2 होता है और इसका s कैरेक्टर ज्यादा होता है, एंड वी नो पॉजिटिव चार्ज बिकम्स वेरी लेस स्टेबल ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो बेटा इसीलिए ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज हाईली इनस्टेबल होता है। वी कॉल दिस फिनोमेना एज इनस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो इसीलिए SN1 मैकेनिज्म को हम रूल आउट करते हैं, यानी हेलोएरीन कभी SN1 मैकेनिज्म प्रेफर नहीं करेंगे। SN1 मैकेनिज्म इज रूल्ड आउट। शाबाश, जरा बोलो बेटा मैंने अभी तक क्या बोला, हेलोएरीन्स क्यों लेस रिएक्टिव होते हैं, ड्यू टू रेजोनेंस, पार्शियल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, इसीलिए वो कम रिएक्टिव होते हैं। दूसरा रीजन, अगर यहां पे आप कार्बोकैटायन बनाने की कोशिश करोगे मेरे बेटे तो यहां पे कार्बोकैटायन नहीं बनेगा बच्चों। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये इनस्टेबल होता है, ये रेजोनेंस से स्टेबल नहीं होता है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसीलिए ये दूसरा रीजन है कि व्हाई हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव। हेलोएरीन्स लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं एज कंपेयर टू हेलो अल्केन्स। तो उसके बाद और भी रीजंस देखेंगे बेटा। अगर हम बात करेंगे तीसरा रीजन क्या है, आप जानते हो बेटा, दिस इज माय ARX हेलोएरीन और दिस वन इज हेलो अल्केन जनरल। यहां पर देखो, यहां पर जो ये बॉन्ड होता है ना CX बॉन्ड, तो यहां ये जो कार्बन होता है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और अगर हेलो अल्केन की बात करेंगे बेटा, यहां पर जो ये कार्बन होता है इन जनरल इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। वी नो दैट कि अगर बेटा हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुई एटम की तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी चेंज होती है, तो उसके बॉन्ड लेंथ पे अंतर आता है। यहां पर ये जो कार्बन है sp2 होने की वजह से इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर 33.33 होता है अप्रोक्सीमेटली, और इसमें क्या होता है बेटा, इसमें 25% s कैरेक्टर। जिस एटम के पास परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ेगा उस एटम की बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के कारण बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के कारण यहां पे क्या होगा, दो रीजंस है यहां पे। आप देखो बेटा, यहां पे एस कैरेक्टर बढ़ने के कारण, एक तो बेटा परसेंटेज एस की वजह से ये बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। यहां पे बॉन्ड लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 169 पिकोमीटर हेलोएरीन्स में। हेलो अल्केन्स में sp3 होता है इट इज 177 पिकोमीटर, बॉन्ड लेंथ यहां पे ज्यादा है, तो ये बॉन्ड लेंथ इसकी कम है, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनने के कारण बेटा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनने के कारण इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस बॉन्ड एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड। तो यहां पे बेटा हम इसको ब्रेक इजीली कर पाएंगे, इसको ब्रेक इजीली नहीं कर पाएंगे। और यहां पे और भी एक बात आप बोल सकते हो, यहां पे पोलैरिटी थोड़ी सी कम होगी बिकॉज पोलैरिटी डिटरमाइन्स रिएक्टिविटी, और यहां पे थोड़ी सी पोलैरिटी ज्यादा होगी क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ज्यादा बढ़ेगा पोलैरिटी।
तो इसीलिए ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये कम रिएक्टिव होते हैं। और भी बेटा दो छोटे रीजंस है, और भी दो छोटे रीजंस है। तो वो क्या है, अगर हम देखेंगे और एक रीजन, अगर यहां पर देखेंगे बेटा, ये क्या है, दिस इज हेलो एरीन, और ये वाला क्या है बेटा, दिस वन इज हेलो अल्केन। यहां पर ये कम रिएक्टिव क्यों होता है? आप जानते हो कि इस रिंग, फिनाइल रिंग का साइज बहुत ही बड़ा होता है। तो रिंग साइज बढ़ने के कारण तो न्यूक्लियोफाइल को बेटा हिंड्रेंस होती है अटैक करने में। इसीलिए ड्यू टू मैक्सिमम रिपल्शन caused by this ring, hence they become less reactive than haloalkanes. These are the some reasons कि जिससे आप बोल पाओगे बेटा कि haloarenes SN1 SN2 मैकेनिज्म इन जनरल क्यों नहीं दिखाते हैं। तो पहला रीजन मैंने क्या बोला, जल्दी से बोलो बेटा। पहला रीजन जो मैंने बोला वो मैंने बोला कि haloarenes में होती है रेजोनेंस, उसकी वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड आता है, तो बेटा इसीलिए वो कम रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू haloalkanes। दूसरा जो मैंने रीजन बोला, मैंने कहा कि जो हेलोएरीन्स होते हैं उसमें जो कार्बोकैटायन बनता है दैट इज फिनाइल कार्बोकैटायन, एंड दैट इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस, दैट इज इनस्टेबल कार्बोकैटायन। उसके बाद मैंने क्या बोला, और एक रीजन मैंने बोला ड्यू टू डिफरेंस इन द हाइब्रिडाइजेशन, ड्यू टू डिफरेंस इन द परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो उसके बाद मैंने क्या बोला बेटा, उसके बाद लास्ट में मैंने बोला कि यहां पर जो ये रिंग है इट इज मोर बल्कियर एज कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप। तो इसीलिए बेटा यहां पर SN2 मैकेनिज्म जनरली होता नहीं है। तो बेटे और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखे हैं। तो आप बेटा इसी तरीके से हम इन सब क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, जब तक सारे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हम खत्म नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।